तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हुआ, ऐसे डेवलप हुआ। एंड दैट्स वाई जब तुम ऐसे मूव कर रहे हो ना तो बी डॉट डी एल, जिस क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स निकालोगे उस क्रॉस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जितने क्वेश्चन आज तक मेंस वालों ने पूछा है वो डिफॉल्ट केस में अगर मैं पूछूं कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, टाइम चेंज करने लगोगे ना तो ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टी बराबर 0 पे श्योर हो कि वैल्यू पॉजिटिव जा रही है। इन 4 ऑप्शन में से हीट एंड ट्रायल हमेशा करना, देखना हमेशा आंसर मैच करता ही करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो ई नॉट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर अलग बन गया, एक वेक्टर अलग बन गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइट की वेलोसिटी जा रही है जेड के साथ पॉजिटिव लग रहा है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो है इसमें मैं आज थ्योरी के पार्ट्स भी लिया हूँ, तो आपको थ्योरी भी मिलेगा प्लस क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो आप देखिए इसको कि वीडियो मैंने कैसे पढ़ा है, आपको वही सीखना और बेसिकली वही एग्जाम में आएगा भी। ओके, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था, कनेक्ट किया, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर। अब इस पे किसी टाइम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप शुरू हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो क्यू टाइम के साथ बढ़ेगा, यहाँ का माइनस क्यू टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि क्यू टाइम का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगा। अब ये प्लेट ऐसे था और ये प्लेट ऐसे था, ये दोनों प्लेट ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन अपने मन से सिलेक्ट किया, ऐसे सर्कुलर रीजन, मतलब वो एम्पियर सर्किट बनाया, एम्पियर सर्किट। और ये प्लेट ऐसे है और ये एम्पियर सर्किट मैंने ऐसे नहीं सिलेक्ट किया, इसी सरफेस के पैरेलल ऐसे सिलेक्ट किया, पैरेलल ऐसे सिलेक्ट किया। अब मैं इसके ऊपर बी डॉट डी एल, अब हमारे पास एक वो था जो मैग्नेटिक फील्ड को रीड करता है, वो था। तो मैग्नेटिक फील्ड रीड करने वाला इस पे जब मैं मूव कराना शुरू किया तो हमने ये पाया कि यार इसके हर पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब मैग्नेटिक नीडल इन पॉइंट पे डिफ्लेक्ट कर रहा था, इन पॉइंट पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसका मतलब कि अगर मैं इस रास्ते पे बी डॉट डी एल का मेजरमेंट करूं तो बी डॉट डी एल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये पाया कि इस पे जब मैं एम्पियर्स लगा रहा हूं, इस लूप पे जो एम्पियर्स लगा रहा हूं, तो बी डॉट डी एल जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, डी एल ऐसे मूव कर रहा हूं, तो इस लूप में हमें बी डॉट डी एल की वैल्यू आ रही थी, बी डॉट डी एल की वैल्यू आ रही थी, जबकि अंदर कोई करंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ अंदर कोई करंट नहीं है। तो जिस करंट के वजह से बी डॉट डी एल प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअल में उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, एकदम एग्जैक्ट सेंस बोल रहा हूं, मतलब करंट ना स्टिल बी डॉट डी एल आ रहा है, तो जिस करंट की वजह से आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, वो डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई डिस्प्लेसमेंट करंट। ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी देखना। अब इसमें अब इसने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट इसने ये दिया कि और ये भी पता है कब आ रहा है बी डॉट डी एल, जब ये चार्ज टाइम का फंक्शन बन रहा है तब आ रहा है। अगर ये चार्ज टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया तो फिर इसमें मूव करोगे तो बी डॉट डी एल की वैल्यू आएगी नहीं, मैग्नेटिक नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बदलने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम का फंक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। और ये से ही पढ़े थे हमने ईएमआई के अंदर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, इट इज द वाइस वर्सा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो गया इसके हर पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक काल्पनिक, अब उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं काल्पनिक करंट के थ्रू हो रहा है, वो काल्पनिक करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। ठीक है, या एग्जैक्ट रीजन तो वही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कभी गलत नहीं हो सकता, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वाइस वर्सा। इसका अपोजिट ट्रू है, एंड इट्स अपोजिट इज ट्रू, and its opposite is true also, opposite is true also। ये पहला पॉइंट है याद रखने के लिए। अब एम्पियर्स लॉ पे, एम्पियर्स लॉ को भी मोस्ट जनरलाइज करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन से। ठीक है,
बट इतना तुम्हें समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस बी डॉट डी एल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मुझे डिराइव करना हो ना आईडी की वैल्यू, तो आई थिंक हम लोग चाहे तो डिराइव कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे डिराइव? हमें थोड़ा सा रुकना, बस जस्ट, हालांकि डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है अब ना, हालांकि मैं एक सो दैट के थ्रू प्रूफ करने जा रहा हूँ, बट इसका फॉर्मूला अलग से आता है, तुम अलग से उसको याद करना ही पड़ेगा। तो इसको ना एक तरह से काल्पनिक मानते हैं, जैसे कि इसकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी आएंगी, ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो रहा है, ऐसे डेवलप हो रहा है। तो जो करंट होता है ना, करंट, इस करंट को भी हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मानते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है उसको भी हम ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं, एकदम सेम डायरेक्शन में। तो करंट इधर है, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे सर्कुलर बन गया, और उसका सेंटर, मतलब इस डिस्क का जो एक्सिस है उससे इस रिंग का सेंटर की तरफ से कॉन्साइड होगा। तो ये एक्सिस ऐसे दिखा दिया। अब सुनना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हुआ, ऐसे डेवलप हुआ, एंड दैट्स वाई जब तुम ऐसे मूव कर रहे हो ना, तो बी डॉट डी एल तुमको वैल्यू मिल रही है, बी डॉट डी एल की वैल्यू मिल रही है, तभी तुमको ऐसे मिल रही है। अब तो एक पॉइंट और मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आईडी का जो डायरेक्शन है, आईडी इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम का फंक्शन है उसके डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, एक ही करके आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अगर मैं मान लूं कि इस रीजन्स में, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री, अब एक डेरिवेशन प्रूफ करने जा रहा हूं, मतलब सो दैट करने जा रहा हूं, प्रूफ नहीं, सो दैट करने जा रहा हूं। चार्ज की बात, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बराबर होता है। अगर इसकी एक्सिस है तो सिमेट्रिक्स में ये कह सकता हूं, कि करंट डेंसिटी हर जगह सेम होनी चाहिए, करंट डेंसिटी हर जगह सेम होनी चाहिए भाई। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे होना चाहिए, हर जगह डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर ही आना चाहिए सिमेट्री से, डेंसिटी बराबर आनी चाहिए, जस्ट आगे बढ़ रहा है। तो अगर करंट डेंसिटी जे है, लेट्स करंट डेंसिटी जे है, तो यहां से आर दूरी पे जो फील्ड होगा, अच्छा इतने पार्ट में, अगर मैं कहूं कि इतने पार्ट में करंट, मतलब इतने पार्ट में जो करंट है वो आईडी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना देना चाहिए? वो जो मैग्नेटिक फील्ड देना चाहिए ना, ये, हालांकि इससे मैं कुछ निकाल पाऊंगा आईडी की डिफिनेशन, इसके साथ एक बार निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आईडी की जो वैल्यू आनी चाहिए, करंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का ये बनेगा म्यू नॉट आई, अंदर का ही करंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देगा इसके सरफेस पे, तो म्यू नॉट आई सिर्फ अंदर का करंट में लिख रहा हूं, अंदर का करंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, यहां का मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए अगर सेंटर से रेडियस स्मॉल आ रहा है तो, इनटू ये वाला कर्ल घूम जाओ, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। तो इससे ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, इससे मुझे मिला क्या? आई डी इक्वल्स टू आई डी, मतलब इसमें कितना करंट आ रहा है वही तो है, बट इससे मुझे कुछ मिला नहीं। ये तो सो दैट मैं बस कर रहा हूं। अब एक काम करते हैं ना, इसका फॉर्मूला अलग से लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो फॉर्मूला बस याद रखेंगे, डेरिवेशंस कभी तो छोड़ ही दो। तो थर्ड पॉइंट है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है, हम अलग से ध्यान रखेंगे, दिस वन इज, इसके साथ ये है, अभी बीच में हो सकता है कि पता ही चल जाए। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई अपॉन डी टी गवर्न करता है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फंक्शन ये है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, जहां पे फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मतलब अगर तुम्हें पता करना इस क्रॉस सेक्शन से नेट कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हर छोटे छोटे जगह करंट जोड़ दो तो नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो इसको गवर्न करेगा। एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट परमिटिविटी, फाई इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन,
ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला एकदम हमेशा याद रखोगे। अब चलो और एक बार हम वापस चलेंगे उस पे, इसके डेरिवेशन पे, कि वो ऐसे क्यों बन रहा है, हम समझ भी लेंगे उसको। एक तो ये, अब हम इसी पे ना एक लाइन लिखते हैं, मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल ने क्या किया ना कि ये ड्रिफ्ट करंट है, इस सबको एक साथ कर दिया, तो मैक्सवेल लॉज या मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं इसको। मैक्सवेल इक्वेशंस को याद रखेंगे इसमें, इक्वेशंस को। इसमें इसका पहला इक्वेशन ये कहता है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस से अगर तुम नेट ई डॉट डी ए की वैल्यू निकालते हो, ई डॉट डी ए, ये हमेशा क्यू इंक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है, ये हमेशा होल्ड करेगा। ये इसका फर्स्ट लॉ है, जिसको गॉस लॉ को उन्होंने कंबाइन कर लिया अपने अंदर। सेकेंड लॉ है इसका गॉस का मैग्नेटिज्म लॉ। वो कहता है कि बी डॉट डी एस की वैल्यू, बी डॉट डी ए की वैल्यू या बी डॉट डी एस की वैल्यू किसी भी क्लोज, मतलब चारों तरफ से अगर सरफेस क्लोज कर दो तो ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलग नहीं कह सकता। तो नेट चार्ज, नेट मैग्नेटिक चार्ज क्या बनेगा? 0। इसको बोलते हैं गॉस का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसको बोलते हैं गॉस का मैग्नेटिज्म लॉ। मैक्सवेल ने दोनों लॉ को अपने अंदर डाल दिया और ये हमेशा ऑलवेज वैलिड है। थर्ड लॉ इसने फैराडे लॉ का अपने एक साथ कर लिया, क्या कि किसी भी कंप्लीट लूप पे ई डॉट डीएल की वैल्यू, ई डॉट डीएल की वैल्यू मैंने बी डॉट डीएल की वैल्यू, ई डॉट डीएल इज माइनस डी फाइव बी अपान डी टी के बराबर होता है। ये ऑफकोर्स सही तो है, एक सेकेंड, डी फाइव बाई डी टी ये ईएमएफ है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल एक तरह से, तो नेट ईएमएफ हुआ। तो ये फैराडे लॉ है, ठीक है, ये गॉस का मैग्नेटिज्म लॉ है, ये गॉस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तरह से देखो तो ई डॉट डीएल, ये ई डॉट डीएल वर्क डन होगा, ईएमएफ, ये नेट ईएमएफ बनेगा, दिस इज द नेट ईएमएफ। फैराडे का तीसरा लॉ था। फोर्थ लॉ जो फैराडे ने यूज किया, ठीक है, वो है मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उसने यही निकाला बी डॉट डीएल। उसने कहा कि जो किसी भी लूप में जो लाइन इंटरगेशन है, अच्छा ये लाइन इंटरगेशन है, एरिया इंटरगेशन, ये भी लाइन इंटरगेशन, वो हमेशा इसको यूज करेगा। म्यू नॉट आई कंडक्शन करंट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमेशा यूज होता है। इसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मतलब ये एम्पियर लॉ है लेकिन अपने नाम के साथ जोड़ दिया तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये गॉस लॉ, लेकिन मैक्सवेल गॉस लॉ नहीं है, सिर्फ गॉस लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 4 लॉ उन्होंने दिया। इसमें देखो ये जो बी डॉट डीएल है, अगर आईसी की वैल्यू 0 हो जाए, आईसी की वैल्यू 0 हो जाए तो बी डॉट डीएल म्यू नॉट आईडी के बराबर होगा, जो कि अभी हमने इधर लिखा था जो कि इस लाइन से आ रहा था। तो ये 4 मैक्सवेल के लॉज हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। इसमें आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे ध्यान रखना। आईसी क्या है? आईसी कंडक्शन करंट है, जो कि वास्तव में करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से डेवलप होगा। जैसे कि देखो इसमें देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर यहां पे मैं एक लूप ऐसे सिलेक्ट कर लूं, ऐसे लूप, और मैं ऐसे घूमूं तो उसमें भी बी डॉट डीएल आएगा, लेकिन वो बी डॉट डीएल आएगा वो इस करंट के वजह से आएगा, और ये करंट कंडक्शन करंट है, उसके वजह से डेवलप हो रहा है। वो यहां का बी डॉट डीएल डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स अंदर है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड्स नेग्लिजिबल, अगर है भी तो नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो टाइम का फंक्शन जो आ रहा है, जो नेग्लिजिबल फील्ड है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बाहर जो बी डॉट डीएल आ रहा है वो कंडक्शन करंट की वजह से आ रहा है, और यहां पे जो बी डॉट डीएल आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आ रहा है। तो इतनी प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। इसके साथ जो ध्यान रखना है तुम्हें वो ये कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ यहां पे भी यूज होता है। किरचॉफ जंक्शन लॉ। सपोज करो कोई एक सरफेस ऐसा है, इससे इधर से करंट आ रहा है, करंट इज I1, ये कंडक्शन करंट है। इधर करंट I2 जा रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है, लेकिन हम ये पा रहे हैं कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2 I3, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इस स्पेस, मतलब यहां पे चार्ज स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा होगा, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन बना होगा। मतलब इधर
बी डॉट डी एल आ रहा होगा, दैट मीन्स इधर एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, वो इधर दिखा दिया, दैट इज आई डी। अब अगर उस डिस्प्लेसमेंट करंट को भी काउंटर कर लो, एक साथ ले लो, तो हर स्टैंड पे यूज होगा आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई डी। इसको बोलते हैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ। मतलब हर समय स्टडी स्टेट अटेंड कर लेगा तो आई डी जीरो हो गया, आई वन और आई टू प्लस आई थ्री। हम लोग स्टडी स्टेट पे वहां पे सिर्फ इतना पढ़ते हैं, और नॉन स्टडी स्टेट पे ये हमेशा यूज होगा, ऑलवेज यूज होता है। अभी देखो तुम्हें बात समझ में आएगी। इसने ये इस लाइन अगर ये सत्य है तो इस लाइन ने एक प्रूफ कर दिया बात, इस क्वेश्चन बात है, इसने एक प्रूफ कर दिया। जैसे ये जेईई मेंस में आ चुका है, उसने ये कहा था कि प्रूफ करो, मतलब क्वेश्चन में ये था कि ये कंडक्शन करंट है आईसी और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, ये आईडी है, आईडी है, ये कहा था कि प्रूफ करो कि आईडी और आईसी बराबर होगा। तो ये सरफेस है। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इधर से जो करंट आ रहा है वो करंट इधर जाना चाहिए, हर टाइम पे वैलिड है। तो आईसी इक्वल्स टू आईडी, क्योंकि इधर तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है, होल्ड कर गया। लेकिन यही चीज देखो इधर से भी वेरीफाइड हो जाएगा। देखो कैसे वेरीफाइड हो रहा है। आईडी क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है। अब समझते हैं किसी टाइम पे चार्ज क्यू है, तो मैं आईडी निकालने जा रहा हूं, और आईडी देखो आईसी के बराबर आएगा, और आईसी इज नथिंग बट आईसी, मतलब क्वेश्चन में ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ये क्वेश्चंस में, क्योंकि एग्जाम में आ ही चुका है। एक कैपेसिटर इस तरीके से दिया था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस से एक बैटरी जोड़ दिया था, ठीक है, इनमें फी है, रेजिस्टेंस आर है, इसमें कंडक्शन करंट आईसी फ्लो कर रहा है, ठीक है, कैपेसिटेंस सी है, इस टाइम पे चार्ज क्यू है। तो कहा गया था कि फाइंड रिलेशन बिटवीन आईसी एंड आईडी। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी निकाल, आईसी इज नथिंग बट व्हाट, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। आईडी कितना है, आईडी जो है वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी है, ये तो रहने दो। अब हम पता करते हैं इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर आएगी, देखते हैं। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करना है तो फाई फ्लक्स निकालना पड़ेगा। जो हमारा फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ये स्क्वायर हो या सर्कल है, ये अगर ये ऐसा सरफेस है तो इस पूरे से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेंगे ऐसे, क्रॉस सेक्शन, और उस क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन वही लेंगे जो इस प्लेट का है, तभी तो जाके नेट डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अगर आप छोटा सा एरिया लोगे तो फिर उसके अंदर का डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, उसके अंदर का, क्योंकि आप उसके अंदर का फ्लक्स निकालोगे, जिस क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स निकालोगे उस क्रॉस सेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो मैंने जितना एरिया इसका था उसी एरिया का मैंने यहां पे बीच में सिलेक्ट कर लिया, एग्जैक्टली वही एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये एरिया। अब इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनटू इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया फ्लक्स। ये क्या आ गया, एरिया से एरिया कट गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब मुझे डी फाई ई बाई डी टी चाहिए, तो डी फाई ई अपान डी टी, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी मिल गई, डी क्यू बाई डी टी, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आई डी की वैल्यू आई दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, दैट मीन्स डी क्यू बाई डी टी। दैट मीन्स क्यू क्या है, इस सरफेस का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, तो इस सरफेस का टोटल चार्ज किस से चेंज हो रहा है, वही तो आईसी है, दैट प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू आईसी। और ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, जंक्शन लॉ को, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ था, उसको फुलफिल करता है। तो जेईई मेंस में क्वेश्चन था कि इसमें रिलेशन बताओ, आंसर था कि दोनों आपस में इक्वल होगा। अब इस पे बेस्ड होके पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हो पाएंगे। ये है, देखो ये भी क्वेश्चन जेईई का ही है, मेंस का। इस तरीके से डायग्राम बना था, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द सर्कुलर प्लेट रेडियस इज 1 मीटर। ये सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर का रेडियस है, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनोफैरड, कैपेसिटेंस इसका 1 नैनोफैरड है, 10⁻⁹ फैरड। एंड कह रहा है T/0 कनेक्टेड टू द चार्जिंग ऑफ द सीरीज रजिस्टर्स आर 1 मेगा ओम across the 2 volt batteries. Calculate the magnetic field at the point P. इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हाफवे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी, सेंटर और पेरिफेरी की एग्जैक्टली बीच में है।
आफ्टर टी इक्वल्स टू इतना सेकेंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी इज क्यू टी इज इतना। अरे ये क्या फर्जी दे दिया है, ये नहीं देता तो भी हम ये चार्ज का फंक्शन तो यही बनता, क्यू बराबर क्यू एस एस। देखो क्यू एस एस क्या होगा, सी इंटू वी ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, टाउ एंड टाउ कह रहा है सी आर के बराबर, ऑफकोर्स आर सी होना चाहिए, आर इंटू सी होना चाहिए। ये तो नहीं देता तभी भी हम कर सकते थे। क्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको पता क्या करना है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू। ओके, तो इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ना डिस्प्लेसमेंट करंट का हेल्प करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो अच्छा, मैक्सवेल का सेकेंड लॉ था, देखो मैं दो तरीके लगाता हूं। मेथड वन मैं मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशंस का। उसने कहा था कि बी डॉट डी एल जब होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए म्यू नॉट आई इनक्लोज का। तो आप इस पी इतने ही दूरी का एक लूप ऐसे सेलेक्ट करिए, इतनी ही दूरी का लूप। अगर इतनी ही दूरी का लूप सेलेक्ट करोगे तो म्यू नॉट इंटू आई सी कितना था, 0। भाई इसमें तो कंडक्शन करंट नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो आई डी हो जाएगा। देखते रहना, इसको मैं लिख रहा हूँ म्यू नॉट, और आई डी को मैं लिखा था एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई अपान डी टी, ये लिखा था, लिख दिया। इसको लिख सकता हूं बी, ये बनेगा, अच्छा बी यहाँ पे सर्कुलर होगा, बी सर्कुलर होगा, समझ सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे हो, ऐसे कहा था ना डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, ये ऐसे है। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा। इसको लिख सकता हूं बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर, आर अंदर वाली दूरी है, आर ये दूरी है, और बी वहीं का फील्ड होगा। अब देखो क्वेश्चंस में हमें बहुत सारी चीजें अब आंसर्स में आनी शुरू हो गई। ये इतना मिल गया, अब डी फाई ई बाई डी टी, बस हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इस वैल्यू को पता कर लिए। इसको तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई निकालना है, तो फाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस रीजन से, सिर्फ इतने रीजन से। वो कैसे आएगा, यहाँ का चार्ज पता है तुम्हें, क्यू का फंक्शन पता है, क्यू का फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का ए एप्सिलॉन नॉट इंटू सिर्फ ये एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एरिया, क्योंकि इसी का फ्लक्स निकालना है, क्योंकि फाई वहीं का फ्लक्स है, दैट मीन्स पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब डी फाई वी डी टी चाहिए, तो बी की वैल्यू हमारी आ गई बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई आर का स्क्वायर अपान ए एप्सिलॉन नॉट बाहर एंड डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी तो आप निकाल ही चुके हैं, किससे, इसके साथ से। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा सी वी अपान टाउ, एंड टाउ होगा आर सी, तो ये बन जाएगा भी अपान आर, ये बन जाएगा भी अपान आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब देखो आपको भी पता है 2 वोल्ट रख सकते हो, आर पता है 1 मेगा रख सकते हो, टाइम 10 पावर माइनस 3 रख सकता हूँ, आर और सी, आर पता है और सी पता है, तो ये डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू इस टाइम पे तो मिल गया, डी क्यू बाई टी मिल गया। अब देखो आर से आर कट गया, अब पाई से पाई भी कट गया। अब मुझसे बी की वैल्यू जो पूछी गई थी कि बी का आंसर बताइए, द बी इज नथिंग बट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जैसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें अपान 2 का टर्म नीचे आ जाएगा, 2 का टर्म नीचे आ जाएगा, और ये एरिया टोटल एरिया है, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द टोटल एरिया, ये एरिया टोटल एरिया है। अगर इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है, तो ये बनना चाहिए पाई आर स्क्वायर, कैपिटल ए है पाई आर का स्क्वायर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल आर ऊपर रहने दो, स्मॉल आर कुछ और नहीं है, कैपिटल आर का आधा है, समझ सकते हो, डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल आर, म्यू नॉट इंटू स्मॉल आर, 2 का टर्म नीचे भेज दो तो 2a, ये बनेगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, एंड डी क्यू बाई डी टी आप निकाल चुके हो, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, स्पेशली कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी। कल्पना करके देखो ये तो कंडक्शन ही करंट है, डी क्यू बाई डी टी ये वाला करंट है, कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट, तो एक्चुअली में कंडक्शन करंट, तो बी की वैल्यू जो हमारी आई दैट मीन्स म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर आई सी बन गई। अरे तुम सही से देखो ना, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ये सॉलिड सिलेंडर में यूनिफॉर्मली करंट डेंसिटी केस में अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला है, कि अगर ये टोटल करंट आई फ्लो कर रहा होता, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा होता है ऐसे, और टोटल करंट आई सी के बराबर है। देखो ना मेथड 1 के साथ मेथड 2 सीधे आ गया,
यही मेथड 2 है बेसिकली, क्योंकि अगर ये जो करंट आ रहा है आई, अगर मैं ये आई निकाल लिया, दिस इज द आईसी कंडक्शन करंट, आईसी निकाल लिया, तो ये आईसी इसमें पूरे पैसे फैल रहा है, पूरे पैसे, वही आईसी आईडी के बराबर है, पूरे पे चल रहा है, हर जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो कोई पूछे कि अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपन 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो क्या देखो एकदम सेम चीज आ गया। तो एक एक चीज हम प्रॉपरली समझ पा रहे, मतलब कोई खास नई चीज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट वाली चीजें हैं, बट जहां कंडक्शन वाला पार्ट नहीं वहां पे डिस्प्लेसमेंट से लिंक किया जा रहा है। एक तो ये बन गया। लेकिन अब बात आती है क्वेश्चन तुम किससे करोगे, क्या इस करंट के सहायता से करोगे? कुछ कर सकते हो, आंसर आएगा, बट मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने तो इस जब भी डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आता है, मैंने अपने दिमाग के अंदर रट लिया है कि जब भी मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट हम इसी से सॉल्व करेंगे। मतलब ये बेसिक है, इसमें इफ एंड बट नहीं है। तो जब भी मैं आंसर दूं तो मैं ऐसे आंसर दूं ना कि ये गलत हो ही नहीं सकता, सही है तो सही है, हम आंसर ऐसे करें। तो ये याद रखेंगे, जब भी कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, अरे यही लगाना है। बाकी भी होते हैं सब कॉन्सेप्ट, ठीक है रहने दो, हम यही लगाएंगे, इसमें इफ एंड बट नहीं आने वाला है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट था। इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये है इक्वेशन ऑफ ईएम वेव। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी प्रॉपर्टी अलग से लिख लेंगे। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ईच टाइम, हर टाइम पे ये परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड, जो लाइट रेस प्रोपोगेट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करती है, ठीक है। इनके वेरिएशन के बेस पे वो एनर्जी प्रोपेगेट होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन ना हो तो एनर्जी प्रोपेगेट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जो कि लाइट की वेलोसिटी है, इट इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी वेक्टर। तो ई और बी भी परपेंडिकुलर और सी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, अभी फोर्थ पॉइंट पे जाने से पहले एक डायग्राम बनाए, फिर हम वापस आएंगे। ऐसे मैंने एक्स एक्सिस दिखा दिया, वह एक्सिस दिखाया, ठीक है। इसमें क्या है, जेड एक्सिस ऐसे दिखा दिया। तो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वो लिखा है ई नॉट साइन, साइन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में, ई क्रॉस बी एक्स के डायरेक्शन में, ये लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये लिख दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो इस वेक्टर पे जब वेक्टर दिखाओगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जे कैप दिखाते, ई नॉट के साथ जे कैप, या यहाँ पे जे कैप दिखाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जे में है, तो अगर ये साइन का फंक्शन है तो टी बराबर 0 पे साइन के एक्स बनेगा, टी बराबर 0 पे साइन के एक्स बनेगा। तो टी बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम, टी बराबर 0 पे, मतलब टी बराबर 0 पे ये ओरिजिन है, तो इस डायरेक्शन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ। तो टी के जगह पे 0 प्लेस करने के बाद आएगा ई नॉट साइन के एक्स। तो टी बराबर 0 पे पूरे स्पेस में एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो ई नॉट साइन के एक्स से डिसाइड होगा। तो ई नॉट साइन के एक्स का ग्राफ ऐसा है। तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया। ये टी बराबर 0 का बेसिकली हमने ग्राफ बनाया है, टी बराबर 0 ग्राफ बनाया है। टाइम चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ओरिजिन पे यहाँ थी, कुछ समय बाद पॉजिटिव, कुछ समय बाद यहाँ पे, फिर घट के, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। ठीक है, टी बराबर 0 का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। और एक और बात, ये वेव इक्वेशन है। ये वेव इक्वेशन में जो लाइट का डायरेक्शन होता है, याद करो अंदर के फंक्शन से आता है, अंदर के फंक्शन से के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे आता है लाइट की वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये वेव किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये जो कोफिशिएंट है ना, ये जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की, तो ये एक्स है ना, इसका मतलब वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किधर है, इससे कोई मतलब नहीं है। ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी को डिसाइड करता है। तो एक्स मूव कर रहा है किधर, पॉजिटिव में, क्यों, कोफिशिएंट अपोजिट है, तो वेव पॉजिटिव एक्स मूव कर रहा है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट स्पीड सी। तो ये सी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाई में है, ये ई वेक्टर से।
अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ई और बी किसी भी टाइम पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये t बराबर 0 का ग्राफ है, t बराबर 0 ग्राफ है, और इस ग्राफ का जो प्लेन है वो xy प्लेन है। देखो xy प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन जो आएगा, ठीक है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो उसको कैसे दिखाएंगे, देखना, E क्रॉस B C की तरफ होता है। तो अगर B को तुम t बराबर 0 पे, t बराबर 0 इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा t बराबर 0 की बात कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम t बराबर 0 है। t बराबर 0 पे अगर B को तुम मेरे तरफ दिखा दो, मेरे तरफ है, मेरे तरफ, तो t बराबर 0 पे B, मतलब इस रीजन का B E पॉजिटिव है, इस रीजन का E पॉजिटिव है, और इस रीजन का जो B है वो अगर मेरे तरफ कर दो, मतलब 0 से लेके x के बीच में B मेरे तरफ है, तो E क्रॉस B का डायरेक्शन E प्लस है। देखो E प्लस है, बी भी इस रीजन में मान लो प्लस, मान लिया प्लस, तो ई क्रॉस बी इधर आ गया, लाइट का डायरेक्शन आ गया। इसका मतलब बी हर हाल में इस रीजन में 0 से λ/2 के बीच में ऊपर कर होना चाहिए, ऊपर कर होना चाहिए। और फिर इस रीजन में जाओगे, इस रीजन में, तो इस रीजन का जो बी होगा अंदर के होगा, अंदर की ओर। क्यों भाई, बी क्रॉस बी होता है और ये फील्ड निगेटिव, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है। और बी जब अंदर होगा तभी तो ई क्रॉस बी देगी ना, ई क्रॉस बी, ई इधर, अब ई क्रॉस बी थंब इधर आ गया सी की तरफ, मतलब इस रीजन का बी पॉजिटिव होगा, इस रीजन का बी नेगेटिव। तो बी का जो डायरेक्शन बनेगा वो ये 0 से ही शुरू होगा, ये 0 से ही लिखेंगे एग्जैक्टली। अब 0 से क्यों होता भी बता दूंगा तुम्हें। तो ये ग्राफ ऐसे चलता है, लेकिन ये चलेगा एक्स और जेड प्लेन में क्योंकि आगे ही जाना है। ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं इसको, ये ऐसे दिखाते हैं। तो इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन ये है, 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 और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक चीज देखना तुम, अब ये जो वैल्यू बनती है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर बनता है, वेक्टर बी, उसको यहां लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट बी नॉट, और ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होता है। ये साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी हो अंदर, पूरा पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होता है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं सोचना, सीधे कॉपी पेस्ट, ये लाइन कॉपी पेस्ट होती है, कॉपी पेस्ट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होता है। अभी समझ के साथ समझ में आ जाएगा, कॉपी पेस्ट होता है। अब वेक्टर बदल के ये के कैप बन जाएगा क्योंकि ये के में जा रहा है। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा, ये एक्चुअल में हमेशा किसी भी टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। किसी भी टाइम पे ई और बी परपेंडिकुलर होते हैं, ई बी किसी भी टाइम पे, देखो ये जे कैप है, के कैप है, ये वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी टाइम पे वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी एक्स पे कुछ भी हो, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, आना ही चाहिए था। ओके, एक और बात, ये अगर वेव इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है, तो ये टर्म बताएगा लाइट रे किधर प्रोपोगेट कर रही है। तो लाइट रेस पॉजिटिव प्रोपोगेट करेगी और एक्स में, क्योंकि ये एक्स डिटरमाइन करेगा। और एक और बात, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ये एक्स सेम होगा तभी तो तुम इससे भी कह पाओगे कि लाइट रेस पॉजिटिव एक्स में जा रही है, और ये भी एक्स ही होगा तभी तो कह पाओगे लाइट रेस पॉजिटिव एक्स में जा रही है। तो इसलिए ये वाला एक्स तो सेम ही रहना चाहिए, और टाइम वेव इक्वेशन में सेम ही रहेगा। दूसरा, ये पॉजिटिव तभी मूव करेगा जब कोफिशिएंट तक सेम आएंगे, कोफिशिएंट तक सेम आएंगे। के ओमेगा कोई चेंज नहीं होता है। अगर ये जो होगा एग्जैक्टली यही है, ये एग्जैक्टली एकदम कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स ये सीधे कॉपी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। एक तो ये तो बेसिक है, बट जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन तो और अच्छा स्टैंडर्ड बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। एक चीज और बताता हूं, इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी जो तुम्हें ध्यान रखनी है, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है सी, वो वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का जो रेशियो होता है वो लाइट की स्पीड है, और ये आएगा ई नॉट अपान बी नॉट। देखो मैग्नीट्यूड डिवाइड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे, ये टर्म कट जाएगा, ई नॉट अपान बी नॉट। तो ई नॉट कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का रेशियो, और कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों एक ही चीज है, नथिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ये फॉर्मूला हम वैक्यूम में लगाएंगे। अगर हम ये फॉर्मूला वैक्यूम में लगा रहे हैं, अब प्रॉब्लम अब शुरू हो गई। तो वैक्यूम में अगर लगा रहे हैं तो सी वैक्यूम की स्पीड होगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में, बी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में, या ये एम्पलीट्यूड वैक्यूम में। ये किसी मीडियम में बात करते हैं, किसी मीडियम में जब बात करोगे ना तो इसी भी की वैल्यू लिखी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम,
इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ना, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको आगे, तो ये कन्वर्ट होती है, ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 1 अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन, इसमें कन्वर्ट होता है, जहां म्यू नॉट जो है वो वैक्यूम की परमिबिलिटी है, परमिटिविटी है, एप्सिलॉन भी होता है, ए भी अगेन बनेगा ई अपान बी, और ये बनेगा ई नॉट अपान बी नॉट, लेकिन ये सब उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो तुम कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए तुम इतना बस याद रखो, ये हमेशा ऑलवेज लिखो, ये ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज का मतलब अगर वैक्यूम में लगा रहे हो, और ये सी ना लिख के इसको स्पीड लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट v, and v is speed of light in medium, LIGST, लाइट इन मीडियम। बस ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो उस मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, उस मीडियम मैग्नेटिक फील्ड कितना है, या एम्पलीट्यूड ये आएगा। अब आता है पांचवा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, देखो इसी से एक चीज डिराइव होता है, v इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ये जहां भी स्पीड इन मीडियम है, स्पीड इन मीडियम। अच्छा, ये जो स्पीड भी आया ना, भी अगर इसको तुम आगे बढ़ा दो तो ये जो ओमेगा अपान के है, यही है भी ओमेगा अपान के, स्पीड ऑफ लाइट, ये और ये एकदम सेम है, ये भी तो ये उस मीडियम में परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी, ये उस मीडियम की परमिटिविटी है। एक और चीज, अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं तो ये आता है हमारा म्यू इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये भी होल्ड करेगा। दूसरा एप्सिलॉन आएगा, याद करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये अभी भी यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब के सब यूज होंगे। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से देखना एक टर्म इंपॉर्टेंट आता है जिससे बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, वो क्या आता है, यहां से भी किसी मीडियम में लाइट की स्पीड तुम लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, सी अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सी अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये किसी मीडियम में लाइट की स्पीड है, इज इक्वल टू भी की जगह पे लिख दिया ये, मतलब ये तुम अभी भी लिख सकते हो, भी इज इक्वल टू कितना होता है, सी अपान म्यू, एकदम अप्लीकेबल है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, सी अपान म्यू, अच्छा ये म्यू ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक सेकेंड, इधर भी म्यू उधर भी म्यू, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से एन लिख लो, एन, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। अब इस n की वैल्यू के लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, सी अपान एन इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू, म्यू की जगह पे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये बनेगा। अब यहां से देखना एक टर्म आ गया, इसको म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये 1/n की वैल्यू आ रही है। एक तरह से देखो, अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला मिलना शुरू हो गया, n बराबर √ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर बना। तो रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है, और ये 1/रूट एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी बनेगा, सी को कट कर देगा, देखो सी को कट कर देगा, मतलब जो सी जो है वहां से तुम ये भी लिख सकते हो, सी इज नथिंग बट 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये वैक्यूम में स्पीड है, स्पीड इन वैक्यूम, और एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। अब यहां से अगर देखो तो सी कट जाएगा, एन की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन अगर ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इतना है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है, परमिटिविटी तो परमिटिविटी बताइए, तो ये लगा दोगे। लेकिन आज तक जितने क्वेश्चन आए आज तक, उसमें पता है क्या देता है, कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, आंसर इज 3। अब क्यों 3 आया, म्यू आर को उन्होंने 1 मान लिया। एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चन डिफॉल्ट केस में देता है उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मीडियम, नॉन मैग्नेटिक मीडियम। अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो म्यू आर रिलेटिव है ना, तो म्यू आर 1 हो जाएगा, क्योंकि म्यू जो होगा म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो म्यू आर 1 हो गया, तो एप्सिलॉन आर एन के बराबर हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आज तक मेंस वालों ने पूछा है वो डिफॉल्ट केस में, अगर मैं पूछूं कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है, मैग्नेटिक मीडियम है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम,
तो इसका म्यू जो होता है दैट इज 1 होता है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस वन, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये चीज को तुम्हें रटना है। डिफॉल्ट केस में नॉन मैग्नेटिक मीडियम बोलते हैं, डिफॉल्ट केस में नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है, नॉन मैग्नेटिक। ये अब इसके बाद कुछ चीजें और तुम्हें अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। थ्योरी के अंदर एक डेटा है YXCUV IMR, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। अब हर चीज का मतलब समझ गए होगे। ये इस तरीके से वेवलेंथ का, ये जो है वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रही है, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ का। एक चीज तो इसे ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा, ये जो विजुअल रीजन है, इस विजुअल रीजन को भी 7 पार्ट में बांट देते हैं बिबिगोर में। बिब 3 6 1 7 बिबिगोर, और इसमें वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये, दिस इज द वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये वेवलेंथ रेट की ज्यादा होती है। तो इस डेटा को बस याद रखना है। अब मैं तुम्हें कायदे से बताऊं, EM वेव की थ्योरी में बस इतनी ही थी, EM वेव की थ्योरी बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है इसमें। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा, ये सब PYQ के क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन पहले करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बस तुम्हें सिखा दो। ये कह रहा है a plain electromagnetic wave of frequency इतना travel in the free space along the x direction at particular point in space and time E equal to इतना, what is B at the point। okay, तो क्या करेंगे, हमें पता है लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड c, दैट मीन्स E अपान बी। तो E अपान बी, E अपान बी, c निकालेंगे, c होगा f लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू, नहीं c तो मुझे पता ही है, डिफॉल्ट केस में वैक्यूम में होता है ना, तो दिस इज 3 इंटू 10 का पावर 8। अगेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3.1 इंटू 10 का पावर -8 टेस्ला। इसी तरीके से ये देखो, ये कह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मतलब ये क्वेश्चन आजकल के फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई BY की वैल्यू इतनी दी गई है, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो यहीं से निकल जाएगी। ये देखो, ये आएगा kx, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0.5 इंटू 10 का पावर 3 आ गई, और k होता है 2 पावर लैम्डा, आ गया वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी ओमेगा से जाएगा 1.5 10 पावर 11 इंटू 2 पाई f कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक की करके सोचते हैं। BY है, BY का मतलब वो J कैप है, BY के मतलब J कैप है, तो एक बार BY लिखा जाता है। अब जिस तरीके से मैं सोचवाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन को वैसे ही सोचना है, और ये मान के चलो कि ये पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें इस साल के एग्जाम में तो हर हालत में आने वाला, हर साल आता है, हर साल आता है, एक सच्चाई तुम्हें बता रहा हूं। ये 10 का पावर 3 x है एंड प्लस 1.5 इंटू 10 का पावर 11 t, ये दिखा दिया, इंटू J कैप कर दिया, क्योंकि BY चल रहा है, BY डिफॉल्ट केस में। और BY है तभी, हालांकि J कैप नहीं लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि BY लिख चुके हो, अदरवाइज B लिखोगे ऐसे। ये B मैग्नेटिक फील्ड Y डायरेक्शन में है, इनका मतलब ये है। अच्छा हाँ यार, एक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ये BY बस दिया, कहा कि इतना है, बाकी कुछ नहीं दिया। क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे, हालांकि उन्होंने टाइम का फंक्शन दे दिया है ना, तो सिर्फ वही होगा। ये Y का मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, ये Y का मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। तो अब हमें पता करना है, हम मान के चल रहा है, मेंस का क्वेश्चन मान के चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ J डायरेक्शन में है और इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, BY है तो J, कुछ गड़बड़ नहीं है, ध्यान रखना। अब लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, एक एक करके लिखेंगे। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फंक्शन लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इसके साथ से निकालेंगे, T कितना होता है, 3 इंटू 10 पावर 8
इक्वल ई अपान बी, ई अपान बी कितना 2 इंटू 10⁻⁷ है, -7। तो यहां से ई की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 इंटू 10 मतलब 60 आ गई 60। अब यहां पे सीधे लिखा 60। मैंने कहा था ये सीधे कॉपी एंड पेस्ट होता है, कहां से, यहां से लेके यहां तक कॉपी, जे नहीं, ये कॉपी पेस्ट होता है। तो सीधे कॉपी पेस्ट 0.5 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी, कॉपी पेस्ट। अब जे की बात आ गई, क्या लिखा जाए। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, एक्स कोफिशिएंट और टी कोफिशिएंट सेम साइन क्या है, मतलब मैग्नेट मतलब लाइट रेज निगेटिव एक्स में जा रहा होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस अपनी तरफ दिखा दिया। ये बता रहा है निगेटिव में जा रहा है, तो ये निगेटिव में जा रहा है, ये निगेटिव में जा रहा है, तो ये लाइट रे का डायरेक्शन है। और टी बराबर 0 पे सारा काम टी बराबर 0 से शुरुआत करते हैं, टी बराबर 0 से सोचना आसान होता है। तो टी बराबर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड में देखो, टी बराबर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड ये पॉजिटिव आ रहा है, इतना बार बार रिपीट करो, टी बराबर 0 मतलब थिंकिंग ऑन टी बराबर 0, सोचना है टी बराबर 0 पे, क्योंकि डेटा को सोचना आसान हो जाएगा, सोचना है टी बराबर 0। तो यहाँ पे टी के पे 0 प्लेस करूँ तो 0 हो जाएगी, ये वैल्यू बस इतनी बची। तो साइन के एक्स चल रहा है, तो शुरुआत के एक्स के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। शुरुआत के कुछ एक्स की बात करूं, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। टाइम चेंज करने लगोगे ना तो ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन टी बराबर 0 पे श्योर हो कि वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है। तो ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, जे में प्लस जे में जा रहा है। ओके, अब ई क्रॉस बी सी की तरफ जाता है, तो बी किधर होना चाहिए, ई इधर, अब बी इधर ना, बी अंदर होना चाहिए, इस टाइम पे बी अंदर होना चाहिए। तो ई इधर, अब बी होना चाहिए अंदर, तभी तो ई क्रॉस बी मेरे तरफ आएगा। तो बी अंदर होना चाहिए, मतलब जेड के अंदर चलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, अंदर अंदर मतलब माइनस के कैप, आगे माइनस साइन इंटू के कैप, एंड दिस इज आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी पे तो हालांकि नहीं, वो इसलिए हो गया क्योंकि ये सेम साइन का आ गया ना, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, बता रहा था, वहां पे माइनस साइन लिखा था, याद करो। मैग्नेटिक फील्ड, ओके गॉट इट, ये सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दैट मीन्स ई अंदर का होगा, तभी तो ई नहीं, गलत हो गया, ई बाहर की ओर होगा, तो प्लस के कैप बनेगा। यही सब चीजें ना ध्यान रखना पड़ेगा। ई क्रॉस पी हम इधर, अब ये आंसर है, ठीक। अच्छा यहाँ पे ना एक और थ्योरी का पार्ट में बता दूं तुम्हें, थोड़ा एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स बताता हूं। एनर्जी डेंसिटी से होती है एक्चुअल में, ईएम वेव है ना, ईएम में इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों की एनर्जी आएगी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि टोटल एनर्जी बताओ, द बेसिक वर्ड यूज कर रहा हूं, टोटल एनर्जी डेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, दोनों को जोड़ोगे तो मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कोई पूछे एवरेज, यूटी की एवरेज वैल्यू, तो इसकी एवरेज वैल्यू और इसकी एवरेज वैल्यू, अब हम ये पाते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की एवरेज वैल्यू बराबर होती है। तो ईएम वेव डबल कर रही है, तो तुम किसको ज्यादा मानोगे, रैंडमनेस की बात करो तो, अरे सबकी बराबर है, दोनों की बराबर मान लेते हैं, ये होती है, और ये वैल्यू होल्ड करती है। अब देखना, ये आता है एक्चुअल में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो हमने पढ़ा था उधर, दैट मीन्स बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट पढ़ा था, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी हमने पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पढ़ा था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ा था, ई स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। अब यहाँ पे एवरेज लगा दो, यहाँ पे एवरेज साइन, तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर का एवरेज। अच्छा बता, बी स्क्वायर का एवरेज इज नथिंग बट बी आर एम एस का एवरेज। बी आर एम एस होता क्या है, बी स्क्वायर का एवरेज का रूट, तो बी स्क्वायर का एवरेज बी आर एम एस का एवरेज कहलाएगा। ये हो गया। इसी चीज को मैं आगे बढ़ के क्या लिख सकता हूं, यहां पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस का, डाउट होगा तो रोक सकते हो, ये लिख सकता हूं। एक चीज और बताता हूं, इसी में बी आर एम एस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू जो बी नॉट आई थी उसका √2, इलेक्ट्रिक फील्ड के आर एम एस की पीक वैल्यू ई नॉट अपान √2 आएगा।
ये √2 आएगा। ये टर्म्स ऐसे कहीं भी लगे डाउट तो रोक सकते हो। तो एक टर्म तो तुम्हें ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, जो वैल्यूज याद रखनी है। कोई भी तुम्हें पूछे कि टोटल एनर्जी, तो डिफॉल्ट केस में एवरेज पूछता है, वो वैल्यू कितनी आएगी? ये ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी एवरेज वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की एवरेज वैल्यू बराबर आएगी। और अगर ये ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है, तो ये बन गया क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, मतलब इसको चाहो तो म्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ERMS का या BRMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हो। एक चीज और है, यही वैल्यू तुम अगर इसके टर्म में लिखो, इसके टर्म में, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट B नॉट का स्क्वायर। ये एक एक चीज में जेईई मेंस वाला खेल खेल लेता है कि टोटल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है, तो RMS के सहायता से लिख रहे हो तो ये लिखोगे, पिक के सहायता से तो ये लिखोगे। क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक एनर्जी बताइए, तो मैग्नेटिक एनर्जी अगर पिक के सहायता से लिखोगे तो 2 का टर्म डिवाइड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये ध्यान रखना। यहां से तब तुमने एक बात और, यहां से तो मैं उसको भी प्रूफ कर सकता हूं। देखना, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, तो इसको इधर भेज दो, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट C स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। और इसको इधर भेज दो, C को इधर, E नॉट अपॉन B नॉट आ गया ना, म्यू नॉट C, E नॉट अपॉन B नॉट इज C। प्रूफ हो गया। एक और चीज, ये RMS के सहायता से भी, इसका मतलब तुम्हें लाइट की जो स्पीड हमने लिखा था ना, वो RMS के सहायता से भी हम लोग लिख सकते थे। ये यहाँ पे जो लिखा था ना, यहाँ पे इसको चाहते तो ये भी लिख सकते थे, ERMS अपॉन BRMS, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम होल्ड करता। तो ये एनर्जी वाला जो वैल्यू थी ना, जो मैंने अभी भी बताई है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुम्हें ध्यान रखना है। ये एकदम याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछ चुका है कि एनर्जी बताइए, टोटल एनर्जी। तो बच्चे ना कंफ्यूज होकर कभी ये लगाते हैं, कभी ये लगाते हैं। मतलब ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर ना लिख के सीधे 1/2 ERMS का स्क्वायर करते हो, सब मिस्टेक है। तुम्हें ये डेटा याद रखना, जो है रख दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। और इसमें एक एक चीज है, एक एक चीज है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि लाइट विथ द एनर्जी फ्लक्स इज इतना वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर fall on the non-reflecting surface of normal incident. If the surface at the area इतना, find the average force exerted by the surface during the 30 minutes. Average force. ये किस तरह का कोलिजन? नॉर्मल इंसिडेंट। डिफॉल्ट केस में हम क्या मानते हैं पता है? डिफॉल्ट केस में हम मानते हैं, डिफॉल्ट केस में ऑब्जर्विटी 1 पूरी लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। नॉन रिफ्लेक्टिंग लिखा भी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, देख रहे हो? तो जो एवरेज फोर्स होता है, अगर तुम्हें पढ़ा होगा रेडिएशन प्रेशर, दैट इज I/C। I/C होता है। I की वैल्यू निकालनी है, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें A/C ना, I/C मैंने पढ़ा था, याद करो, I/C। तो I की वैल्यू कितनी है? ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वही तो है। ये टाइम 30 मिनट कोई मतलब ही नहीं है। तो 18 वाट है, तो 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। एरिया कितना दिया गया? द नॉर्मल इंसिडेंस एरिया इज 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ इज आंसर। कुछ नहीं, PYQ का ही क्वेश्चन। कैलकुलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द 100 वाट बल्ब एट 3 मीटर। अच्छा देखना तो क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द 100 वाट बल्ब। एक बल्ब है जिसका जो पावर है वो है 100 वाट। कह रहा है कि 3 मीटर की दूरी पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? एज्यूमिंग एफिशिएंसी इज 2.5% एंड इट इज द पॉइंट सोर्स। एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5%। 2.5% का मतलब क्या है यहाँ पे? कि 100 वाट का 2.5%, एक सेकंड में इतना दे रहा है ना, इसका क्या मतलब है यार 2.5%? एज्यूमिंग दैट एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5% produced by the radiation coming from 100 watt bulb। 100 watt bulb, ये नहीं समझ आ रहा। एनर्जी 2.5% है जो रेडिएट करता है। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम, अच्छा ओके, ये है जो रेडिएट कर रहा है वो सिर्फ 2.5% कर रहा है, ठीक है आगे। तो जो पावर आएगा वो आएगा 100 × 2.5% है।
दैट मीन्स 2.5 वाट आ रहा है। और ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी होती है 3 मीटर की दूरी पे, इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी। अब हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन। डिफॉल्ट केस में एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं, ईआरएमएस की बात कर रहा है डिफॉल्ट केस में, ईआरएमएस। अब कह रहा है कि आई की वैल्यू इतनी है, ओके, आई बाई सी एनर्जी डेंसिटी होती है ध्यान रखना, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज आई बाई सी, तो 2.5 इंटू 4 पाई इंटू 9 और सी जो है 3 इंटू 10⁸ है, ये आगे एनर्जी डेंसिटी। और मुझे पता है कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ई आर एम एस की वैल्यू आ गई एक, और इसी को मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 1/μ0 इंटू बी आर एम एस का स्क्वायर। तो देख सकते हो क्वेश्चन के पैटर्न वो बदलते रहते हैं सब, ये पता है म्यू नॉट पता है, बी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एक एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ये है स्टेटमेंट, हटा दो बेकार, आजकल नहीं आ रहा है। ये है 2014 क्वेश्चन, मैच द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अभी ऐसा डेटा तुम्हारे पास तो है नहीं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब जब भी तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आए, इसका हीट एंड ट्रायल अप्रोच होता है, बाकी तो कोई अप्रोच नहीं होता। इन 4 ऑप्शन में से हीट एंड ट्रायल हमेशा करना, देखना हमेशा आंसर मैच करता ही करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता, एक बार हीट एंड ट्रायल करो, अभी आंसर आएगा, देखना। वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कोई आइडिया है? नहीं आइडिया, हालांकि आइडिया लगाया जाएगा। इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम द वन एट द लेवल टू, ये आइडिया मिल गया। देखो इनर सेल ऑफ, ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही है, देखना। इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम मूविंग फ्रॉम वन एट द लेवल टू अदर, ये एनर्जी ना एंगस्ट्रॉम, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो एनर्जी आएगी, एनर्जी वो किस वेवलेंथ में जाएगी, इसकी बात कर लेते हैं। भाई हाइड्रोजन एटम में डिफरेंस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही जाएगा 10, 20, 30, इसी में घूमता रहता है। लगभग निकालेंगे और देखेंगे कि किस में वो जा रहा है। तो 12,400 एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर चल रहा है, तो 12,040 डिवाइड बाई 10 मान लो, 13.6 को 10 मान लिया, तो करीब 124 नैनोमीटर के आसपास जा रहा है। तो जो डेटा इसी के पास जाएगा वही हमारा आंसर होगा, 124 नैनोमीटर। तो तुम कल्पना करके देखो, ये 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ये हमको जो समझ में आ रहा है वो 124 नैनोमीटर, मतलब सेकेंड का बी पार्ट होना चाहिए, सेकेंड का बी पार्ट होना चाहिए। अब देखो सारे में सेकेंड का बी पार्ट कहाँ दिख रहा है? सेकेंड का बी पार्ट हमें सिर्फ एक जगह दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। बाकी सेकेंड का किसको किससे मैच करना है भाई? बी को सेकेंड से मैच कराना है, बी को सेकेंड से मैच कराना है। तो बी का 4 दिख रहा है, बी का 3rd दिख रहा है, बी का 3rd, आंसर इस ए पार्ट। मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं बार बार, मैंने आज तक जितने क्वेश्चंस देखे हैं, आज तक टिल टुडे, अब आज तक चाहे 35 साल का एग्जाम क्यों ना हो गया मेंस का, PYQ तो देखता ही हूं ना, उसमें हर बार मैंने ऐसे ही दिखा है कि एक आध को जैसे मैच कराया आंसर मिल गया, एक ही के मैच से आंसर मिल जाता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कुछ अरे तो डेटा ही पता नहीं है कैसे करेंगे, छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ना, हिट एंटर लगाओ, दिस इज द इंटेलिजेंट गेस, आंसर इज फर्स्ट पार्ट। बाकी रेडियोएक्टिव डीके कुछ आगे अगर दूसरे का आइडिया तो ठीक है, नहीं है तो मार्क करो, आगे बढ़ो। मैग्नेट्रॉन वाल्व, मुझे तो नहीं आइडिया है कितना होता है, सही बता रहा हूँ, नहीं आइडिया है। रेडियोएक्टिव डीके ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रेडियोएक्टिव डीके में जो एनर्जी आ रही थी, रेडियोएक्टिव डीके, वो एक तरह से वही तो था जो हम लोग यूज कर रहे थे। नहीं यार, ये कैसे है, हमें इसका आइडिया नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो इज अ डिफरेंट थिंग्स, फ्यूजन डिफरेंट थिंग्स, उसका डेटा याद है, एक्टिविटी का डेटा कहाँ याद है मुझे तो नहीं याद है ना। वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं याद है। अब देखो तुम्हें हमेशा यही काम करना है, डेटा कहाँ याद रह सकता है, इसी पे आते हैं। देखो एक बार फिर इस पे काम कर लेते हैं। अब मैथ तक इतना पार्ट, इतना डबलेट ऑफ सोडियम, आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं मुझे, डबलेट सोडियम क्या होता है जानते नहीं, आज तक नहीं सुना। वेवलेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एसोसिएटेड विद द आइसोट्रोपिक रेडिएशन फॉलिंग ऑल स्पेस, पता नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखें। हालांकि इस पे दिमाग लगाया जा सकता है, स्पेस चल रहा है ना। वेवलेंथ इमिटेड बाय द एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस, बाप रे क्या यार ये। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम द टू क्लोज एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन, ये तो मैं श्योर जानता हूँ।
ये किस में जाएगा, ये रेडिएशन आ रहा है, ये माइक्रोवेव। अच्छा एक्सरेस तो हाइड्रोजन एटम में जाता नहीं है, तुमने देखा भी होगा, पढ़े भी हम लोग हैं कि वो इंफ्रारेड होता है, ठीक है। प्लस वाई एक्स यू भी आई एम आर लिख लो, देखते हैं वाई एक्स यू भी आई एम आर। अब अंतिम ही देखते हैं फिर देखा जाएगा। टू क्लोज इन हाइड्रोजन, टू क्लोज एनर्जी, तो वही है 124 नैनोमीटर आ रहा था, 124 नैनोमीटर जा रहा था। तो एक बात बताओ, इसमें विजिबल रीजन ये चल रहा है, ये 1000 एंगस्ट्रॉम में चलता है, 1000 एंगस्ट्रॉम चलता है, वो भी एंगस्ट्रॉम ही आ रहा था, 1000 था ही रहता है, 124 नैनोमीटर का मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। ये 4000 5000 चलता है, ये 4000 से 5000 चलता है। इधर वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो अब इसमें तुम्हें इसके लिए एक्सरेज तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है, कभी नहीं होता है। इंफ्रारेड में तुम बात करते हो, इसकी बात करते हो, इसकी बात करते हो, ओके। अब इन्हीं में से कोई, माइक्रोवेव तो कभी बात ही नहीं करते हो, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर तुम्हें करना है। तो अल्ट्रावायलेट, इस पूरे ऑप्शन में देखो कहीं भी हमें अल्ट्रावायलेट नहीं लिखा हुआ है, एक इंफ्रारेड भी इसमें नहीं है यार। दैट मीन्स इसका होना चाहिए विजिबल रीजन्स, माइक्रो विजिबल रीजन। माइक्रो का तो वेवलेंथ बहुत चेंज हो जाएगा, इसका ए पार्ट और माइक्रो में कहीं गड़बड़ ना हो जाए यार, ए और बी में। फोर्थ का आंसर क्या दिया इन्होंने, फोर्थ का आंसर उन्होंने देखो यहाँ पे ए है, फोर्थ का आंसर सी है, फोर्थ का आंसर बी है, यानी यहाँ पे फोर्थ का आंसर सी है। पता है ये मुश्किल हो जाएगा समझ पाना कि इसको क्या मार्क करें, मतलब या तो आंसर ए में सही जा रहा होगा या तो आंसर इसमें जा रहा होगा। फोर्थ से तो ये समझ में आ रहा है, बाकी तुम समझ सकते हो तो बताओ कोई और तरीका। फर्स्ट का उन्होंने क्या दिया, फर्स्ट भी दिया, अब इसमें हीट एंड ट्राई करो। फर्स्ट का भी डबलेट सोडियम पता ही नहीं है। सेकेंड वेवलेंथ टेम्परेचर ऑफ द आइसोट्रोपिक रेडिएशन फॉलिंग इन स्पेस, फॉलिंग इन स्पेस। सेकेंड का क्या दिया इन्होंने, ए दिया है, सेकेंड का ए, यहाँ पे सेकेंड का सी दिया है। शॉर्ट रेडियो वेव पता नहीं यार, थर्ड क्या है, डबलेट ऑफ सोडियम का क्या मतलब, डबलेट ऑफ सोडियम मुझे खुद ही नहीं पता है, कुछ होता होगा। अगर वो उसी फायर वगैरह का बात करें तो विजिबिलिटी। अच्छा तो फर्स्ट का ए होना चाहिए, तो इसमें तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन में नहीं तो गलत हो सकता है। ये तो मुझे तो समझ में आ रहा है, वो आ रहा है ए पार्ट या डी पार्ट। अब इसका एक्चुअल आंसर क्या है वो पीवाईक्यू में देखना पड़ेगा तुम्हें, 2014 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। फोर्थ का सी दे रहा है ना, फोर्थ का सी शॉर्ट रेडियो वेव, फोर्थ का सी तो रेडियो वेव तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब हाइड्रोजन एटम का तो रेडियो वेव तो जा ही नहीं सकता, ये तो बी और सी नहीं जा सकता। माइक्रोवेव तक हम लोग बताते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन तक बताते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन तक हम लोग बात ही करते हैं सिर्फ। इवन माइक्रोवेव का भी मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि मेरा दिमाग कर रहा है कि नहीं होना चाहिए था। मतलब मोस्ट, अगर मुझे हिट एंड ओ मार्क करना इंटेलिजेंट गेस तो मैं एक को ही मार्क करता, अगर मुझे मार्क करना होता तो, क्योंकि जितना मैं सुना सा हाइड्रोजन में अल्ट्रावायलेट सुना है, विजुअल सुना है, इंफ्रा सुना है, बाकी तो कोई नहीं सुना है, और उसके हिसाब से तो ये दिख रहा है, बाकी पता नहीं। ये तो ठीक था। अब थोड़ा सा एक चीज ये देखना, ये है कितने क्वेश्चन आए ये वेव क्या 2014 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना इतना, देन द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, और उन्होंने क्या दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना है, तो ये एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/2, एम्पलीट्यूड है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे जब तुम लगाओगे एवरेज साइन, एवरेज साइन तो ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, ये बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या 8.8 इंटू 10⁻⁻12 है, और ई आर एम एस आएगा पीक वैल्यू अपॉन √2, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से चीजें हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्काई वेव, रेडियो वेव मस्ट हैव द फ्रीक्वेंसी, ये तो उसमें पीओसी में पढ़ेंगे। लॉन्ग रेंज रेडियो ट्रांसमिशन ये सब पीओसी में है। एक्सरेज इंस्टीट्यूट ऑफ गामा रेज, ये तो ऑर्डर है। ये देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी हल्की सी अलग है, ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। कह रहा है
ये इक्वल है, एक बार तुम्हें ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन को। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द एक्स डायरेक्शन द फ्रीक्वेंसी इतना, फ्रीक्वेंसी इतना है। तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट दे रहा है, इतना हर्ट दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले यही से तुम जज करके देखो क्या नहीं हो सकता। ये फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा टी है, तो 2 पाई का टर्म मल्टीपल में तो होना ही चाहिए ना, 2 पाई का टर्म मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो 2 पाई एफ बनेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, आप 100% सर ये नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या चल रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, और ये 2 2 के टर्म चल रहा है, अभी 3 में पॉसिबिलिटी चल रही है। बाकी अंदर के टर्म देखो एग्जैक्टली सेम बना दिया, एग्जैक्टली सेम बना दिया। ओके ठीक है, मतलब इस डेटा को देख के मैं जान सकता हूं कि वेव किधर भाग रही होगी। वेव भाग रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव भाग रही है। बहुत बार ना ऑप्शंस को हमेशा यूज करके चलते हैं, तो वेव उनके अनुसार पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इतना है, फाइंड द गिवन विद करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को करेक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड हमारा मिलेगा बी नॉट, वो मिलेगा ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी, ई नॉट अपॉन बी नॉट, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी। तो ये आएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है ना, तो ई नॉट अपॉन सी ये बन जाएगा बेसिकली ये, क्योंकि इधर भेजो। अब ई नॉट की वैल्यू 27 दिया गया, एम्पलीट्यूड देखो 27, और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो हो गया 9 इंटू 10 की पावर -8। तो 9 इंटू 10 की पावर -8 देखो, -8 इसमें भी इसमें भी, मतलब अब हमारे सामने दो आंसर बच गए, एक ये और एक ये बच गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब इसमें प्रॉब्लम किसका है, एक आई कैप का, एक के कैप का, बस, और बाकी सारे डेटा सेम चल रहा है। डायरेक्शन को देख लेते हैं। डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑफ कोर्स सही दिया ही है। फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इतना फ्रॉम द गिवन बिलो विच वन डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द वेव। अच्छा इसमें ये तो दिया नहीं, आई कैप है एक के कैप। अच्छा आई कैप नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकता, फील्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकता। बस, तो समझ सकते हो आई कैप वाला वैल्यू नहीं हो सकती, तो आंसर इज सी पार्ट। इस तरीके से हम देखो आगे बढ़ते हैं, मतलब तुम्हें मैं सिखाने जा रहा हूं कि एक्चुअल में कर क्या रहा होता है हम लोग क्वेश्चन के अंदर। ये देखना, तो ये भी थोड़ा सा पैटर्न है चेंज। कह रहा है कि फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन, ओके प्लेन जेड डायरेक्शन, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटेड इन जेड डायरेक्शन, विच आर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल ई एंड बी। इसका मतलब ये है कि ई क्रॉस बी, जो ई क्रॉस बी आना चाहिए, ई क्रॉस बी, वो सी के पैरेलल आना चाहिए, सी के पैरेलल ये होना चाहिए, और सी की तरह जेड की तरफ है, मतलब ये के कैप में है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट के कैप बनाएगा, ये बता सकते हो? के कैप बनाएगा, एकदम प्लस के कैप आना चाहिए, प्लस के कैप, ई क्रॉस बी, ये आई क्रॉस आई जीरो, ये ई एंड बी रिस्पेक्टिवली, ई है बी है, तो इसको इसको क्रॉस करो तो आई आई जीरो बनेगा। ये जे, अच्छा जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई माइनस के ना, बोलो तो जे क्रॉस आई बना ही लेते हैं, देखो ए आई जे के, तो जे क्रॉस के माइनस आई, और फिर ये इसके साथ आई क्रॉस जे, ये 4k बनाएगा, ये जीरो। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें चल रही है, पहले पार्ट में लग रहा है कि यस ओके होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये 3 आई कैप आई कट गया, ये 3 तरीका 9, ये -9 बनेगा, और जे क्रॉस आई ये -k बन जाएगा, और ये 2 और ये 2 दूनी 4, ये +4 बनेगा, +4 के कैप, और ये भी एक पॉसिबिलिटी देख रहा है, मतलब मैं प्लस के कैप चेक कर रहा हूँ, प्लस के कैप चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, देखो तो आई ये 12 जे क्रॉस आई माइनस बनेगा, -k, और ये 3 तरीका 9 -9 ये नहीं बनेगा, गलत, ये गलत है। इसी तरीके से आई क्रॉस आई 0, ये जे क्रॉस आई, ये 4 जे क्रॉस आई माइनस बनेगा k, फिर ये आई क्रॉस जे ये नहीं बनेगा। अब हमारे सामने दो आंसर में से कोई एक सी है, ये और ये। अब ये डिसाइडेड होगा ई बी इज, हाँ, और ई बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं, ये भी सही बात है। तो परपेंडिकुलर कौन आएगा, ये आएगा नहीं, आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अब ये मेंस वाले, इसमें ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आने एकदम तय है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सोचने लगेंगे। अब ये कह रहा है कि बी मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन इज, सी की वैल्यू इतनी है,
तो ये देखो मैग्नीट्यूड तो 36 दिख रहा है, तो ई अपान बी, ई बी नॉट मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर को जल्दी से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, तो 36 ही आएगा। बाकी ये सारे के सारे टर्म कॉपी पेस्ट होने चाहिए। अब ये टर्म चेंजेस आ रहा है, तो ये 0.5 है और ये 1.5 है, तो 0.5 और 1.5 मुझे देखना होगा, 0.5 और 1.5, तो 0.5 और 1.5 इसमें दिख रहा है, ये x का कोफिशिएंट 0.5 ही होता है, कॉपी पेस्ट होता है, ये गलत, ये नहीं हो सकता, जो गलत है उसको कट कर दो, ये और ये इन दोनों में से कोई एक सही है। अब इसमें अंतर किसका है, एक जे कैप चल रहा है, एक के कैप चल रहा है, लेकिन ये वेव किधर भाग रही है, एक्स है ना, यहाँ पे एक्स रहा होगा, यहाँ पे एक्स रहा होगा, वो ऑप्शन समझ में आ गया, एक्स रहा होगा, और एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो वेव जा रहा है नेगेटिव में। तो अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो वेव जा रहा है नेगेटिव में। और ये के कैप है, टी बराबर 0 पे पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और के कैप में आ रही है, के कैप का मतलब इधर आ रही है, के कैप का मतलब इधर जा रही है, टी बराबर 0 पे फील्ड इधर है, तो ई क्रॉस बी सी की तरफ जाना चाहिए। तो ई अगर जे की तरफ कर दोगे, ई क्रॉस बी, तो ये ऐसा होना चाहिए, ई वेक्टर नीचे को होना चाहिए, ताकि जे वेक्टर मेरे तरफ है और ये ऐसे भागे ऐसे, तो वो नीचे को जाना चाहिए, नीचे का मतलब माइनस जे दिखना चाहिए, माइनस जे दिखना चाहिए। तो माइनस जे देखो तुमको इसमें दिख रहा है, ये इसलिए आगे माइनस साइन दिख रहा है। हालांकि तुम्हें पता है ये इतना देखने की जरूरत नहीं थी भाई, ये के कैप है और ये जे कैप था, तो ये के कैप हो के कैप है, हो ही नहीं सकता। ऐसे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुकने की जरूरत है, यानी कि देख लिया आप सोच रहे हैं कैसे आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आंसर समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन इक्वेशन वाला ना टर्म्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार वही सब पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना है, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है कि कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया गया है क्या, द स्पीड दिया गया 0.1 सी, तो 0.1 सी क्यू भी क्रॉस बी, बी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब बी नॉट चाहिए, बी नॉट आएगा हमारा इससे, ई नॉट कितना 30 एम्पलीट्यूड अपान बी नॉट इज इक्वल टू लाइट की स्पीड सी 3 × 10⁸, समझ सकते हो तुम। यहां से बी नॉट उठा के प्लेस कर देंगे, हमें मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद ये देखना, ये कह रहा है थोड़ा सा वेरिएशन है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन, मतलब जितने इक्वेशन है वो सब अक्सर आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तुम्हें समझने के लिए। गिवन बाय इतना मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या हो सकता है, तो ये केजेड एकदम कॉपी पेस्ट होना चाहिए, एकदम कॉपी पेस्ट चल रहा है एकदम, ये तो गलत, ये नहीं हो सकता। साइन कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके, उन दो में से एक चाहिए, तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए फील्ड के साथ। तो अगर मैं इसका अब डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन से तुम वेरीफाई कर सकते हो, इवन हालांकि मैं चाहूं तो इक्वेशन लिखना, तो भी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, इसमें पहले आंसर निकालते फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 0 आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 0 आएगा, ये एक्स कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो आई कैप जे कैप, इसमें तो 0 नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में 0 होने के चांसेस है, क्योंकि इसके साथ 1 बनेगा, इसके साथ -1 बनेगा, इसके साथ -1 अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। ई नॉट अपान सी इसमें भी, इसमें भी सी, अब तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, हाँ, ये लाइट का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, सी की तरफ, जेड प्लस के कैप आ रहा है, तो प्लस के कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है, दैट मीन्स एक्स कैप मतलब आई कैप, एक्स कैप प्लस वाई कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ई क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो सीधे पैरेलल बना चाहिए, प्लस जेड में जा रहा है, तो ये प्लस के कैप की तरफ आना चाहिए। तो तुम मुझे बता सकते हो इस बी में कौन, इस दोनों में, इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट एकदम प्लस के कैप की तरफ बना दे, प्लस के कैप, हो सकता है। ये वाला टर्म एक बार चेक कर लो, इसके साथ ये आई का ई क्रॉस बी होता है, तो ये ई है, अब बी इधर है ना, तो आई मतलब एक पहले पार्ट को चेक कर रहा हूं, पहले पार्ट को, तो आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस, ये क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप है, ये कितना आएगा, आई 0, ये जे क्रॉस आई ये बनेगा प्लस के,
और ये आई क्रॉस जे बनेगा प्लस के, जे क्रॉस के। गुड, इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है। इसमें चेक कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट में। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस साइन है, तो आई जे क्रॉस आई माइनस के, और ये आई क्रॉस जे, आई क्रॉस माइनस जे माइनस के, नहीं हो सकता। आंसर इज ये पार्ट। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन को प्रोसीड करने के बाद एक ही तरीका है, ऑप्शन के थ्रू आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और तुम्हें भी रियल एग्जाम में यही करना है, यही करना है। इसके बाद इनके जो क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कर ही सकते हो। यहाँ पे भी देखो दिया गया है ई नॉट जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने पूछा है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नहीं, ये टी बराबर 0 पे फील्ड की वैल्यू पूछी है, और इसमें तो इक्वेशन पूछा है, तो मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, कर सकते हो। ये देखो, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन वैक्यूम इक्वल टू इतना, द मैग्नेटिक फील्ड एट टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे। तो टी बराबर 0 का मतलब कि ये वाला टर्म तो एकदम कॉपी पेस्ट होता है, तो टी पे 0 प्रेस कर दो, तो कॉस माइनस के एक्स, कॉस माइनस के एक्स कॉस के एक्स, तो सब कॉस के एक्स बनेगा, कॉस के एक्स, कॉस के एक्स। तो ये सारे के सारे टर्म्स सेम बनेंगे, सेम बनेंगे। दूसरा ये जे कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप है, तो मैग्नेटिक फील्ड जे कैप पे नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है, तो ई नॉट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी चाहिए, और सी कुछ और नहीं होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, समझ गए होगे। तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लेक के टर्म में चल रहा है, तो ये तो दोनों कट गया, यही एक आंसर था, आंसर इज बी पार्ट। अब वो के कैप भी वेरीफाई हो जाएगा, मतलब ना मैं आंसर तुम्हें जस्ट करने का तरीके दिखा रहा हूँ, ये हम वेब के अंदर कैसे काम कर रहे होंगे, और के कैप भी तुम समझ सकते हो, ई क्रॉस बी कैसे आता है, तो इतना क्या समझाना तुमको। इसके बाद ये काम कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इतना है, एनर्जी डेंसिटी इतनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आराम से निकाल सकते हो। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन इतना दिया, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रोपगेशन, अभी तुमने देखा था कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। इसके बाद ये आता है, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। अब ये देखना थोड़ा सी पैटर्न्स में हल्का सा अंतर है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन एंड दिस वन, टी बराबर 0, पार्टिकल ऑफ द चार्ज q ओरिजिन इतना इतना, द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, पार्टिकल पर जो फोर्स आएगा वो, हाँ, इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इसमें ये है, प्रॉब्लम है कि इसमें मैग्नेट नेट फोर्स की बात, इंस्टेंटेनियस फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स भी होगा प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, तो ये किस फोर्स की बात कर रहे हैं, सारे फोर्स निकालना पड़ेगा हमें टी बराबर 0 पे। गुड, ये काम करते हैं, टी बराबर 0 पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, वो कितना आएगा, क्यू ई, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ई नॉट जे कैप, टी की जगह पे 0 रखो, और एक्स की जगह पे, एक्स भी तो कुछ दिया होना चाहिए, किस एक्स से पूछा है, ओरिजिन, तो एक्स जगह पे 0 प्लो, टी की जगह पे 0 प्लो, तो वैल्यू हो जाएगी 1, ई नॉट जे कैप बन गया, प्लस क्यू इंटू ई टू ई नॉट, देखो एकदम सब रख रहे हैं, क्यू इंटू ई नॉट के कैप, और टी बराबर 0 यहाँ पे भी ओरिजिन है तो y 0, तो ये बन गया। बट ये आंसर नहीं हुआ, तुम देख भी रहे हो कि ये फिलहाल आंसर किसी में नहीं देख रहा है, देख रहे हो ना, के कैप भी दिख रहा है, ये सब भी दिख रहा है, 0.8 का टर्म तो है ही नहीं है। इसका मतलब I'm 100% श्योर कि इसके अंदर वो वाला फैक्टर कंसीडर कर लिया है जो मैं डर रहा था, जिससे मैं सोच रहा था कि मैग्नेटिक फोर्स वाली वैल्यू आएगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा अब ये समझना पड़ेगा। तो इन दोनों वेक्टर का अलग अलग मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इस वेक्टर का अलग, इस वेक्टर का अलग। अब थोड़ा सा हिम्मत रखो, रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। B1 का जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा ई नॉट है, तो ये बनेगा ई नॉट इंटू द पार्टिकल मैग्नेटिक स्पीड सी द स्पीड ऑफ लाइट वेव, ठीक है, ओके ओके, सब वैक्यूम का ही है। तो थोड़ा देखना, तो ये होता है ई नॉट अपान बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट अपान सी। एकदम हिम्मत के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ और पता है कि हम कर ले जाएंगे। ये आएगा ई नॉट अपान सी, आ गया ये टर्म। अब थोड़ा सा जेकब के बाद बात करेंगे, ये सीधे कॉपी पेस्ट होता है, तो इसको लिख लिया कॉस ओमेगा टी माइन, हालांकि इसके अलावा भी तुम दूसरा अप्रोच सोच सकते हो, बट मैं तो इक्वेशन लिख रहा हूँ बातों को समझने के लिए। कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया,
ओके, लेकिन अब इसके डायरेक्शन की बात आएगी। इस ये जे का ये माइनस के एक्स है, तो माइनस के एक्स का मतलब एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ये जा रहा है निगेटिव में, ये निगेटिव एक्स में जा रहा है, निगेटिव एक्स में सी है, सी है। और ये जे टी बराबर जीरो पे, एक्स बराबर टी बराबर जीरो की बात करेंगे। टी बराबर जीरो पे ये कॉस माइनस के एक्स, ये प्लस कॉस के एक्स बनेगा, प्लस कॉस के एक्स बनेगा, प्लस कॉस के एक्स, जो कि जे कैप में जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, सुनते रहना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चाहिए। ई क्रॉस बी, तो ई इधर है, तो बी इधर नहीं होगा, बी अंदर का होगा, तो ई क्रॉस बी सीधा आएगा, तो बी अंदर का होना चाहिए, अंदर की ओर माइनस के कैप होना चाहिए, तो दैट इज माइनस के कैप होना चाहिए। गुड, ओके, जस्ट वेट करता है। यहां से एक बी वन निकल गया, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां से आ जाएगा। तो जो बी वन वैक्टर होगा टी बराबर जीरो पे ओरिजिन का, तो टी जीरो प्लेस करो, एक्स जीरो प्लेस करो, ये वैल्यू वन हो गई, और ये हो गई माइनस ई नॉट अपान सी के कैप। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बन गया, ठीक है, इस वाले की वजह से। और इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या आएगा, दैट इज बी टू वेक्टर इज, ये बनेगा उसी तरीके से ई नॉट अपान सी इनटू ये कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई, एकदम वैसे ही आएगा, बट अब इसका डायरेक्शन चाहिए। इसका ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है, कायदे से देखो, ये जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस प्लस वाई में जा रहा है, ये वेव प्लस वाई में जा रहा है, ये प्लस वाई में जा रहा है। गुड, प्लस वाई, ये के कैप, टी बराबर जीरो पे कॉस माइनस के वाई प्लस ही बनाएगा, के कैप प्लस के कैप, प्लस के कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मेरे तरफ है, तो बी किधर होना चाहिए ताकि सी की तरफ जाए। तो बी अगर मैं इधर ले लूं, इधर बी नहीं नहीं, बी इधर होना चाहिए, देखना, अगर बी इधर होगा तभी जाके बी क्रॉस ई क्रॉस बी, नहीं ई गलत हो जाएगा, बी जाएगा एक्स में, डाउट होगा तो रोक सकते हो तुम मुझे, ई इधर है, बी इधर है, तो ई क्रॉस बी थम ऊपर, ओके, बी प्लस एक्स में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्लस आई कैप। अब हमें टी के जगह पे जीरो प्लेस करना है, वाई की जगह पे जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपान सी आई कैप, ये बन गया। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, तो यहां से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्यू भी क्रॉस बी, तो अब मैग्नेटिक फोर्स का सम अप करेंगे, तो जो टू आएगा क्यू भी क्रॉस बी, तो क्यू क्यू ही रहेगा, भी क्रॉस बी, भी ये है 0.8 सी, तो 0.8 सी क्यू भी क्रॉस बी। अब जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, तो ये बनेगा आई कैप, माइनस साइन सामने रहेगा, और सी का भी टर्म ऐसे रहेगा, और ई नॉट का भी टर्म ऐसे पढ़ना रहेगा। सुनना, ये मैग्नेटिक फोर्स मैंने इससे लिखा क्यू भी क्रॉस बी, सी से सी कट गया, तो ये वैल्यू आ गई माइनस क्यू ई नॉट इंटू 0.8 आई। अब हम बात करेंगे, अभी एक और फोर्स इसके अंदर बचा हुआ है, F2 डैश, ये F2 डबल डैश, वो इसकी वजह से आएगा क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी कितना है 0.8 सी, क्यू भी क्रॉस बी, क्रॉस बी। अब जे क्रॉस आई चाहिए, भी क्रॉस बी होता है, भी पहले आई बी बाद में, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, तो माइनस के कैप, दैट इज ई नॉट अपान सी, तो सी से सी कट गया, ये बन गया माइनस क्यू ई नॉट 0.8 इंटू के कैप। अब नेट फोर्स की बात करेंगे, तो देखो जे के कोफिशिएंट में ये 0.8 दिख रहा है, 0.8 माइनस साइन, तो ये 0.2 बना देगा, नेट फोर्स में 0.2 बनाएगा, 0.2 जे में बनेगा, 0.2 जे में, ये तो कहीं बना ही नहीं, क्या गड़बड़ हो रहा है, आई अच्छा नहीं, अलग अलग है ना, ये आई है, ये तो जेके है, तो ये माइनस 0.8 क्यू ई नॉट बनेगा, तो माइनस 0.8 देख सकते हो एक ही जगह दिख रहा है, आंसर इज सी पार्ट, ये माइनस 8 आई बन गया। और जे में हमारा क्या आ रहा है, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वहां पे जे का कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये के में 0.2 बनना चाहिए ना, ये नहीं आंसर होगा, ये तो ये हमें दिखा रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, तो आई हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, हमारा कुछ गलत हो रहा है, ये हमें दिख रहा है कि आंसर ये आना चाहिए, ये टर्म सही है। टी जगह पे जीरो प्लेस किया, जीरो एक्स जगह पे जीरो प्लेस किया, तो ई नॉट जे, तो ई नॉट जे बनेगा, और यहाँ पे भी टी जीरो पे ये यही बनेगा, तो ये तो वैल्यू इतनी बनेगी। अब मैग्नेटिक क्या, ये बी वन वेक्टर, ये जे है ना,
तो ये पॉजिटिव में डायरेक्शन तो ये क्या बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, कैसे बना, एक सेकेंड, ये निगेटिव में भाग रहा है तो निगेटिव एक्स में भाग रहा है, निगेटिव एक्स में भाग रहा है। पॉजिटिव में अच्छा हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव में भाग रहा था, ठीक है। तो ई वेक्टर टी बराबर जीरो पे एक्स पॉजिटिव चल रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ई वेक्टर ऐसे जाएगा, तो ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, सही कह रहा हूँ, प्लस बनेगा। तो फिर ये बनेगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आई कैप 0.8 आई कैप बनेगा, ठीक है। जे का 1 कैप बनेगा और 0.8 माइनस साइन के साथ है, इस केक मिला के 0.2 बनाएगा। तो देख सकते हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन, तुम बोल सकते हो इसको। इसके बाद इन्होंने ये वैरायटीज, अब थोड़ा सा एक और फैक्टर है बस, ये मेरे की क्वेश्चन पे थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि और लग रहेगा, लेकिन सब ऑप्शन तुम्हें हेल्प करेंगे कि ऑप्शंस क्या है। द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, ये लाइट रे का डायरेक्शन है, जो सी वेक्टर है वो आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हेन इट इज पोलराइजेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ के। अच्छा पोलराइजेशन याद करो, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोलराइजेशन की तरफ होता है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो के कैप के डायरेक्शन में है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेटिंग बी नॉट इज द एप्रोप्रिएट कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अब लाइट रेस किधर मूव कर रहा है, लाइट रेस का मूवमेंट ये ओमेगा टी माइनस के। अच्छा एक बात बताता हूं तुम्हें एक्चुअल में, अब ये कैसे डिसाइड करोगे, वेव का मोस्ट जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताता हूं, इरोडो में लिखा हुआ है वेव इक्वेशन का, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये मोस्ट जनरल फॉर्मेट होता है, ये ओमेगा टी माइनस के डॉट आर वेक्टर ये होता है स्पेशली। के वेव नंबर है, के इज वेव नंबर दैट इज के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ये। और ये जो वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर होता है वेव नंबर, वो लाइट रे के डायरेक्शन के पार, मतलब वेवलेंथ इज स्केलर क्वांटिटी बट वेव नंबर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेव नंबर का डायरेक्शन लाइट रे किधर प्रोपोगेट कर रही है उधर होता है, उसके पैरेलल एंटी पैरेलल डिपेंड करता है कोफिशिएंट क्या है। तो ये के वेक्टर इट इज पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल ऑफ वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। अब ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, ये माइनस है डिसाइड करता है। अगर यहां पे माइनस लगा हुआ है, माइनस के डॉट आर आ रहा है, अब अगर ये माइनस साइन आ रहा है तो वेव एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन मूव करेगा जिधर एक के वाला वेक्टर बनेगा। अगर ये पॉजिटिव साइन आगे लिखा हुआ है तो वेव इस के एग्जैक्टली एंटी पैरेलल मूव करता है, एग्जैक्ट एंटी पैरेलल। ये एक्चुअल वेव इक्वेशंस है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब इसका एप्लीकेशन देखो क्या कह रहा है, आई कैप जे कैप बाई √2 के डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट करना है, तो ये के वेक्टर वही है आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 यहां सारा। तो तुम देखना के वेक्टर लगाया हुआ है, लेकिन मूवमेंट हमें किधर चाहिए, के को मैग्नीट्यूड की तरफ से डील कर रहा है, तो कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब हमें जो दिख रहा है, मुझे जो भी समझ में आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, मतलब यही सिर्फ गलत लग रहा है क्योंकि प्लस के लग रहा है और चलना कितना है, इधर चल रहा है। अब इनमें से मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा, इनमें से आंसर। तो एक बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये के कैप पे जा रहा है, ये नहीं हो सकता, गलत है। अब हमारा इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 आना चाहिए, के इससे तो डॉट प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअली ये डॉट होता है, के डॉट दैट इज के डॉट, ये चल रहा है। अब तुम देखना इन दोनों में से कोई एक आंसर होल्ड करेगा, के साथ डॉट प्रोडक्ट ए भी 0 देगा, ए भी 0 देगा। लेकिन ये सही है कि अब वेव प्रोपेगेशन ये है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वेव इधर मूव करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं। दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, आई कैप जे कैप का इसका साथ डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं बनेगा, इसी के साथ 0 बनेगा, तभी तो कहोगे द आंसर इज नहीं। 2-3 मिनट और, 2-3 मिनट और, इट्स आंसर इज। इस तरीके से वेरिएशन होते हैं जो तुम्हें समझना होगा। इसके बाद इसमें ये सब तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन उन्होंने
ये भी हो जाएगा तुमसे आई कैप प्लस जे कैप। अब थोड़ा सा एक पार्ट पे आता है, ये देखना थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना दिया गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इतना इतना इतना, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द, ये कर लोगे आराम से, ये हम कर सकते हैं आराम से। अच्छा आराम से कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार देखना। तो ये तो तुम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिख के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर लिख के। एक क्वेश्चन ये है, ये देखना तो थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन दिस वन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव किधर, अच्छा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एस, एस कैप एक्चुअल में एनर्जी होता है, एनर्जी किधर प्रोपेगेट, एनर्जी वेक्टर, इसको पॉइंटिंग वेक्टर वो वर्ड है, पॉइंटिंग वेक्टर बोला जाता है कि पॉइंटिंग वेक्टर किधर है, मतलब एनर्जी किधर प्रोपेगेट कर रही है। एनर्जी प्रोपेगेशन उधर क्योंकि इधर लाइट रेज मूव कर रही है। लाइट रेज का मोमेंट क्या है अब ये समझना पड़ेगा तुम्हें, ओमेगा टी 6y माइनस 8z है। अब ये जो वेक्टर मैंने लिखा था तुमसे इस तरीके से कि k की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, के एक्स आई कैप, एक एक करके समझेंगे, के वाई जे कैप एंड के जेड के कैप। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखा जाएगा जब क्वेश्चन बन चुका है ऐसा तो। और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो हमारा होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है प्लस जेड के कैप होता है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो क्योंकि के डॉट आ रही है ये पूरी वैल्यू, तो यहां से मिल गया आई का कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स के एक्स इंटू एक्स की वैल्यू 0 है, 0 है। और जे का कोफिशिएंट है के वाई इंटू वाई है, दैट मीन्स के वाई की जो वैल्यू है के वाई इंटू वाई वो 6 है, कायदे से के वाई 6 है। और यहां से क्या आ रहा है के जेड जो है वो -8 है। अच्छा एक बात बताएं, वेव किधर प्रोपेगेट कर रही है, वेव जो प्रोपेगेट कर रही है ये आगे प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है, तो अगर आगे प्लस साइन दिख रहा है तो जो के का वेक्टर है, के का जो वेक्टर है दैट मीन्स 6 जे कैप है -8 के कैप है, ये है। और इसी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हुआ है तभी तो प्लस साइन है, तो मुझे पता है वेव इसके अपोजिट मूव करेगी, समझ सकते हो। माइनस साइन होता है तो सेम ना, मतलब वेव का जो वेलोसिटी होना चाहिए दैट इज पैरेलल टू -6 जे कैप होना चाहिए प्लस 8 के कैप होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये देखो कहां दिख रहा है तुम्हें, ये जे का कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए, जे का कोफिशिएंट नेगेटिव, समझ सकते हो। आंसर इज ये पार्ट वही है, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे तो यही बन जाएगा तुम्हें। इसके बाद ये क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव पे था, ये सब तो हो जाएगा आराम से। ये है बाकी सारा पैटर्न्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, जितना वो चेंज कर सकते हैं वो सब बता चुका हूं। एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है, करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन, करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। कुछ नहीं, स्टैंडिंग वेव है ना, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही तरीका तुम्हारे पास, इसको अलग अलग कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर अलग बन गया, एक वेक्टर अलग बन गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर निकालो, फिर दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड, फिर साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, फिर आंसर आएगा। तो यहां से 2a का कंपोनेंट लगा दो, तो यहां से जो ई का वेक्टर बनेगा, यहां से जो ई का वेक्टर बनने वाला है वो बनेगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई करो तो बनेगा ई नॉट, आई कैप को बाहर कर लो, ये है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये माइनस बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला वेक्टर बना दैट इज ई नॉट आई कैप कॉस के एक्स प्लस मैग्नेटिक, इससे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर v1 निकालेंगे। फिर उसी तरीके से E2 है, E2 जो E2 वेक्टर आएगा दैट इज ई नॉट आई कैप कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी बनेगा। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर v2 निकालेंगे, और b1 प्लस b2 इज नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो c1 प्लस c2 के टर्म्स लिखेंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। दोनों को निकाल ही सकते हो, निकल जाएगा ना आराम से करके देखा ना, b1 b2 आ जाएगा, पुट करोगे। हाँ, इसके बाद इन्होंने एक्चुअली में पूरी PYQ है जो मैंने यहाँ पे सामने रखी है, बाकी सारे के सारे पार्ट्स ने पढ़ लिया है, बस कुछ नहीं है इसके अलावा, एक एक वेरिएशन हमने कर लिया। एक चीज है ये 19 का, बस एक अंतिम क्वेश्चन, बस 1 मिनट रुको, बस आंसर ट्राई करके देख लो क्या आता है।
मैग्नेटिक फील्ड देख लो, इक्वेशंस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन, एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, देखो 4.8 ये सब टर्म्स है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अंदर का टर्म सीधे कॉपी पेस्ट होता है, ये टर्म सीधे कॉपी पेस्ट होता है। तो ये जेड कोफिशिएंट 2.7 होना चाहिए, देखो सब पे दिख रहा है। ये प्लस का साइन माइनस माइनस आ गया, मतलब ये दोनों तो गलत आंसर बन गए। ये चलेगा टी कोफिशिएंट से चल, अब सिर्फ मेरा दिमाग इसी पे फंसा हुआ है कि ये है कि ये है, बस इसी का एक फैक्टर है। तो इसमें अच्छा आराम से निकल सकते हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं सोचने की जरूरत तो है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड, लाइट की वेलोसिटी जा रही है जेड के साथ पॉजिटिव लग रहा है, तो प्लस माइनस के कैप में जा रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिखा दो, तो जो लाइट रेज मूव कर रही है वो किधर मूव कर रही है, निगेटिव जेड में जा रहा है। लाइट रेज निगेटिव जेड में जा रहा है, निगेटिव जेड में, सी है। और ये 2i कैप प्लस जे कैप है। ऐसा पता है बड़ा, बहुत इसमें हीट एंड ट्रायल करना बड़ा इजी है, पता है कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डॉट डॉट बनना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसका इसके साथ डॉट डॉट करो, तो ये 2 -2 बनाएगा, ये +2 कट के 0, ये +2, ये नहीं ठीक है, इसके साथ डॉट डॉट 0, दोनों में 0 आ रहा है। लेकिन इस सी के साथ भी तो 0 आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, ये भी तो 0 आ रहा है यार। तो क्या, हाँ सही कह रहे हो तुम, ये ऑप्शन आएगा ना, ठीक एकदम सही कह रहे हो, ए क्रॉस बी समझ में आ जाएगा, ये पैरेलल चलेगा बी, ठीक है ठीक। बाकी तो अब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएशन यही थी, इससे ज़्यादा ईएम वेव में माल ही नहीं पैदा होता। हाँ इधर देखना, तो ये तो कई सारे क्वेश्चन कर चुके, ये एक बार ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना, एक चेंज हो रहा है। EM wave form the air enter in the medium. The electric field are this one and this one. In medium, उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फंक्शन दिख रहे हैं। Where the wave number is k, frequencies refer to their vacuum. The medium is non-magnetic. लिख दिया non-magnetic. Epsilon R1 और epsilon R2 refer to the relative permittivity of air and medium. Which of following is correct? अच्छा ये मीडियम 1 में है, ये मीडियम 2 में है, मीडियम 1 मीडियम 2 में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ये बात मुझे समझ में आएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ से। तो इसमें लाइट की स्पीड कितनी है, इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी सी, वो आएगी ओमेगा अपान के, तो ओमेगा 1 और के, तो सी ही आ रही है। इसमें लाइट की जो स्पीड आएगी, ये C1, मतलब फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड सी है, एंड दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड आ रही है इसमें ओमेगा अपान के, तो C/2, ये C/2 आ रही है। स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। अब मैं ये जानता हूं कि स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन, यही है रिलेटिव परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन R1 है, ये एप्सिलॉन R1 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको लिखोगे रिलेटिव परमिटिविटी 1 इन, एकदम बात समझ में आ रही है, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 मान लोगे क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मीडियम है। और इसको लिख लेना तुम, ये पहले मीडियम का आंसर तो समझ में आ गया मुझे कि क्या बन रहा है। ये बनेगा इतना इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा, देखना सी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड सी आएगी इसके बराबर। डाउट नहीं है ना, ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। उसी तरीके से उस मीडियम में जो C/2 बनेगा वो बनेगा 1/, नॉन परमेबल है तो बनेगा एप्सिलॉन R2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें रेशियो चाहिए, तो कंफर्म 4 के टर्म्स के रेशियो चाहेगा, तो इसको इसमें इस डिवाइड करके देखो कुछ मैच करेगा, कौन सा, थर्ड आंसर इसी पार्ट, बस ये हम बेबी फिनिश। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, इक्वेशन देख रहा हूँ तगड़े इक्वेशन है सब, तो बट उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा, हम लोग सीख चुके हैं। थैंक यू।